वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 1 अप्रैल 2020 है। आज हम अपना ऑनलाइन दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 139 एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। ये आर्टिकल डील करता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट है या ग्रांट है या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है और वो तहरीरी शक्ल में लाया गया है, तो फिर उसको प्रूव करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है। अब अगर कोई विटनेस जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में वो एविडेंस देने के लिए कोर्ट में आया है और उस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये तहरीरी था या नहीं था, और वो गवाह कहता है कि हाँ ये तहरीरी शक्ल में था, और उसके बाद वो उसके कंटेंट्स के बारे में अगर कोई बयान देने लगता है तो उसको उसके कंटेंट्स के बारे में वो बयान देने से रोक दिया जाएगा जब तक कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश ना किया जाए। अगर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में उस वक्त वो पेश करेंगे, उसको एग्जिबिट करवाएंगे, तो फिर उसके कंटेंट्स के बारे में जो है ओरल एविडेंस वो दे सकते हैं। अदरवाइज़ उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश किए बगैर उसकी ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती। इसके बारे में आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 हम पहले पढ़ चुके हैं, जो मुकम्मल इस बात का अहाता करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो तहरीरी शक्ल में, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तहरीरी शक्ल में हो, उनको कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए बगैर साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें यह चीज़ मद्देनज़र रहे कि आर्टिकल जो 76 है वो इजाज़त देता है सर्टन सर्कमस्टांसेस में जहाँ किसी डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस पेश की जा सकती है। तो अगर उस सूरत में वो उस जो केस के हालात हैं उनमें आर्टिकल 76 अगर अप्लाई होता हो तो फिर उस डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। अदरवाइज़ आर्टिकल 139 के तहत जब गवाह से उस डॉक्यूमेंट के बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट जो है ये तहरीरी नहीं थी और वो कहता है कि ये तहरीरी है, तो फिर और उसके कंटेंट्स के बारे में कोई एविडेंस देना चाहता है, कोई बात बयान करना चाहता है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट पेश करना लाजमी होगा। इस आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन है कि अगर गवाह जो है उस डॉक्यूमेंट के हवाले से किसी तीसरे पर्सन ने उसके कंटेंट्स के हवाले से कोई स्टेटमेंट दी, तो उस थर्ड पर्सन की वो स्टेटमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में, उसके लिए वो ओरल एविडेंस दे सकता है। इसके बाद आर्टिकल 140 है। इसमें जब एक गवाह कोर्ट में पेश होता है और आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, तो आप उसको ये साबित करने के लिए कि ये आदमी जो है इसने पहले गलत बयानी की है, उसकी कोई प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने तहरीरी शक्ल में दी है उससे उसको कॉन्ट्राडिक्ट आप कर सकते हैं, उसको उस स्टेटमेंट के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, और उसका मकसद आपका ये होगा कि ये साबित करना कि ये गवाह झूठा है, इसने पहले जो बयान कुछ और दिया था, जो पहला बयान है वो मौजूदा केस से रेलेवेंट होना चाहिए, और अब जो कोर्ट में वो बयान दे रहा है ये और है, इसके दोनों बयानात में तजाद है, लिहाजा इस गवाह की शहादत पे एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप उसकी पिछली जो स्टेटमेंट है उससे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आप एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट्स नहीं कर सकते। ये काम आपको जब बहस का टाइम है उस वक्त आप उसका पिछला बयान लाएं कि ये पिछला बयान और था, मौजूदा बयान और है, तो उस वक्त ये आपको देर हो चुकी होगी। आपने क्या करना है कि जब आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं उस वक्त आप उसकी पिछली स्टेटमेंट जो है वो उसके सामने रखेंगे, और अगर आप उसको स्टेटमेंट के हवाले से कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हैं कि उसके दोनों बयानात के तजादात सामने लाना चाह रहे हैं, तो जहां जो रेलेवेंट पार्ट है उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट का, जहां पे उसने बात कुछ और की है और आज वो कोई और बात कर रहा है, वो स्टेटमेंट की तरफ उसकी तवज्जो दिलाएंगे, उसको बताएंगे कि ये देखें ये आपने पहले ये बात की थी और आज आप ये बात कर रहे हैं।
और उसको मौका दिया जाएगा कि वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करे। या तो वो डिनाई करेगा कि मैंने पहले वो बात नहीं की थी, या वो एक्सेप्ट करेगा हाँ मैं ये पहले मैंने बात की थी। तो जब ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी तो फिर आप आर्गूमेंट्स के टाइम में इस चीज़ को कोर्ट के सामने आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये गवाह जो है इसका बयान झूठा है, इसकी बातों में तजाद है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब एक केस रजिस्टर होता है तो सब पुलिस जो है जब एविडेंस कलेक्ट करती है तो उस केस में एफआईआर में जो गवाहान होते हैं वो उनके सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत बयानात रिकॉर्ड करती है। उसके बाद जब कोर्ट में ट्रायल होता है तो फिर वो गवाहान सेक्शन 364 के सीआरपीसी के तहत अपने बयानात कोर्ट में रिकॉर्ड करवाते हैं। अब अगर जो कोर्ट में वो बयान दे रहे हैं उस बयान में और सेक्शन 161 के तहत दिए गए बयान में तजाद अगर मौजूद है तो क्रॉस एग्जामिन करते हुए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सेक्शन 161 का जो उसका बयान है वो उसके सामने रखें, उसकी तवज्जो दिलाएं उसकी तरफ कि देखें ये आपके इस बयान में फ़लानी जगह पे ये आपने बात कुछ और की थी, आज आप कोई और बात कर रहे हैं। अब या तो वो गवाह एडमिट कर लेगा, ये जहन में रखें कि जो पुलिस के पास बयान होते हैं सेक्शन 161 के तहत उस पर गवाह के सिग्नेचर नहीं होते, तो गवाह या तो डिनाई कर देगा कि ये बात मैंने नहीं की थी, ये तो पुलिस ने आईओ ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने खुद से लिख दी है, या वो उसको एडमिट कर लेगा। अगर वो एडमिट कर लेता है तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया, आप उसकी कॉन्ट्रडिक्शन को सामने ले आए। अगर वो डिनाई करता है कि मैंने पहले ये बात नहीं की थी तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी उसके बारे में बाद में सवाल करें। तो सेक्शन आर्टिकल 140 जो है वो डील करता है गवाह के पिछले बयान को उसके मौजूदा बयान से कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि आप उसको मौजूद पिछले बयान को उसके सामने लाएंगे और जो चीज़ें जिनमें तजाद है वो उसके तवज्जो उसकी तरफ दिलाएंगे। इसके बाद आर्टिकल 141 है, ये डील करता है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं। एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि आप मैटर इन फैक्ट और जो फैक्ट इन इशू है और रेलेवेंट फैक्ट है उनके हवाले से आप सवालात पूछ सकते हैं जो उससे रिलेट करते हैं। उसके अलावा आप उसको उसकी सदाकत को जानने के लिए कि गवाह सच्चा है झूठा है उसके बारे में उससे सवालात कर सकते हैं। आप ये जानने के लिए कि वो ज़िंदगी में उसकी लाइफ में माशरे में उसकी क्या पोजीशन है, वो क्या करता है, उसके हवाले से अगरचे इनका डायरेक्टली फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन फिर भी आप ये सवाल उससे पूछ सकते हैं। इसी तरह आप उसके क्रेडिट को शेक करने के लिए यानी उसको डिसक्रेडिट करने के लिए उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए कि इसका करैक्टर ठीक नहीं, बंदा झूठा है, दगाबाज है या धोखेबाज है या ये प्रोफेशनल विटनेस है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके हवाले से भी उसको सवालात पूछ सकते हैं। और वो इसकी बुनियाद पे ये क्लेम नहीं कर जवाब देने से वो इस बुनियाद पे इनकार नहीं कर सकता कि अगर मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ौजदारी मुकदमा बन जाएगा या मुझे कोई सज़ा का इम्कान हो सकता है, तो इस बुनियाद पे वो सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता आपने ये ख्याल रखना है कि वो आपके सवालात जो हैं वो फ्रिवलस या स्कैंडलस नेचर के नहीं होने चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 142 ये उसी पिछले आर्टिकल की कंटिन्यूएशन है। ये कहता है कि इफ़ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर रेलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15 शैल अप्लाई देयर टू। अभी जो हमने आर्टिकल 141 में पढ़ा कि वो आप उसके क्रेडिट को शेक करने के लिए बाय इंजरिंग हिज करैक्टर उससे गवाह से सवालात पूछ सकते हैं और वो इस बुनियाद पे आपको सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता कि अगर मैंने जवाब दिया तो मेरे ख़िलाफ़ कोई केस बन सकता है। तो इस हवाले से आर्टिकल 15 जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो इसको डील करता है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि गवाह जो है वो सवाल का जवाब कोर्ट में देगा सिर्फ इस बुनियाद पे कि इसका जवाब देने से उसके खिलाफ कोई केस बन सकता है, वो इनकार नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 141 में जो सवालात जिनकी इजाज़त दी गई है उन सवालात के हवाले से आर्टिकल 15 भी अप्लाई होगा। बहुत शुक्रिया।